गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। आज क्लास 9th की दूसरी कहानी काकी को समझाएंगे। काकी कहानी के रचनाकार सियाराम शरण गुप्त जी। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 ईस्वी में हुआ। आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। उनके बड़े भाई थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है, अधिकता है। इनकी रचनाएं और भी रचनाएं हैं, जैसे अनाथ, आद्रा, दूरबादल, इनके काव्यखंड, मानुषी कहानी संग्रह, पूर्ण पर्व नाटक, अनुरूपता तथा अमृत पुत्र कविता संग्रह, नारी और गोद उपन्यास तथा झूठा सच निबंध संग्रह अत्यंत उल्लेखनीय है। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। क्लास 9th में काकी कहानी एक बालक श्यामू के मातृ वियोग की पीड़ा को कहानीकार ने बड़े मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। कहानी इस प्रकार है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम अर्थात लोग रो रहे हैं। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे करुण ढंग से विलाप कर रहे। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं जाने न दूंगा। काकी से तात्पर्य है श्यामू की माँ। वह जमीन पर सुलाई गई हैं। जिस तरह मरने के बाद लोग जमीन पर सुला देते हैं, उसी तरह सुलाया गया है उनको, जिसे देखकर वह कह रही हैं कि काकी सो रही हैं, इन्हें उठाकर आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं? लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। तात्पर्य यह है कि असत्य का पर्दा लगाकर सत्य को आप छिपा नहीं सकते। आवरण अर्थात पर्दा। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर अर्थात बाद, वर्षा के बाद 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। मतलब पृथ्वी के जो ऊपरी पानी है, बरसात के बाद वह समाप्त हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, गायब हो जाता है। परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता
जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। जिस तरह बरसात के बाद ऊपर पानी नहीं दिखाई पड़ता लेकिन जमीन के अंदर उसकी नमी बनी रहती है, उसी तरह उसका मन, उसका हृदय शोक संतप्त था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। अबोध था, बालक था। माँ की मृत्यु पर वह आकाश को देखा करता, एकांत बैठा रहता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। ईश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। वह अपने पिताजी को काका कहते थे, श्यामू। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अन्य मनस्क अर्थात जिसका मन कहीं और लगा हो। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। मतलब वह तुरंत पतंग लाना चाहता था, क्योंकि उसके मन में जो इच्छा पल रही थी वह उसको पूर्ण करना चाहता था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। खूंटी दीवार पर जो लगाया जाता है, हुक, उसी को खूंटी कहते हैं। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। कोट की जो पॉकेट होती है उसको देखा। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। एक चवन्नी, 1 रुपए का जो चौथाई भाग होता है उसको चवन्नी बोला जाता है, 25 पैसा। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था, समान आयु का साथी था श्यामू का। सुखिया दासी का पुत्र था, भोला नाम था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। यह एक अबोध बालक के मन की पीड़ा है, मन की व्यथा है, जो अपने माँ के लिए मरने के बाद कितना परेशान है, उसको प्राप्त करना चाहता है, उसको देखना चाहता है। मातृ प्रेम उस बालक के हृदय में दिखाई पड़ती। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। जो डोर लगाई गई थी पतंग में वह पतली थी, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई। श्यामू के मन में यह बात पूरी तरह बैठ गया कि यह बात बहुत सही कह रहा है भोला, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू के मन में यह बात भी घर कर गया, बैठ गया कि जो लोग बिना दया माया के उसकी काकी को जला आए हैं, वह रुपया तो देंगे नहीं मोटी रस्सी लाने के लिए। इस चिंता में श्यामू को नींद नहीं आई रात।
कि काकी को मैं कैसे लाऊं ऊपर से। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। पहले दिन चवन्नी निकाला था, वही उपाय दूसरे दिन भी उसने प्रयोग किया। ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, 2 रस्सियों की बात कर रहा है, 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। यहाँ तक सोचा उसने कि जवाहर भैया से एक चिट लिखवाऊंगा, एक पर्ची लिखवाऊंगा काकी के नाम का। वह काकी के नाम का पर्ची जब जाएगा तो उन्हीं के पास पहुंचेगा। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न बाधा बनकर उनके पिता आ गए कमरे में। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर कहते हैं कि तुरंत सच्चाई को बता देना, कबूल देना, भेद खोल देना। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, यह किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। जब विश्वेश्वर ने देखा कि उस पर काकी लिखा है, पतंग फाड़ डाली, रस्सी को देखा, समझ गए, तो वह उनके मन का जो हृदय का जो भाव है वह जाग गया। हतबुद्धि हो गए। हतबुद्धि जो कुछ सोच पाने की अवस्था में न हो उसको हतबुद्धि कहते हैं। वह सोच रहे थे कि ये बालक जो है अपनी माँ के प्रति कितना व्याकुल है, क्या इसके अंदर कौन सी पीड़ा है, कौन सा भाव जग गया है। यह सोचकर वह हतबुद्धि हो गए। यह था काकी कहानी जिसको आपने पढ़ा। बात अठन्नी की और काकी 2 कहानियों का अध्ययन हमने करवा दिया है। अगला इसका जो प्रश्न है, जो उत्तर है, वह भी आपको जल्द मिल जाएगा।